हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे से ही होंगे। हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर की थ्योरम्स जो थी एंड जो डॉट प्रोडक्ट था, स्केलर प्रोडक्ट, उसको कंप्लीट कर लिया था, आपने लगा भी लिया होगा। अब जो हमारा टॉपिक आता है वो है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा आप वर्ड्स में ही डिफरेंस देखें। वो स्केलर प्रोडक्ट था, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं थी, ओनली मैग्नीट्यूड था। अब ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगी। इसकी थ्योरी को आप, ये पूरी जो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, ये पूरी ही थ्योरी है वेक्टर प्रोडक्ट की, यानी क्रॉस प्रोडक्ट की। इसको ध्यान से समझ लेना है और पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं है, केवल समझना है आपको, और समझ के ही सारे काम होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले आती वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनीशन। जब तक हम डेफिनीशन नहीं समझते तब तक हम सवाल को भी नहीं समझते। तो डेफिनीशन क्या है? द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड एज। दो वेक्टर्स आपको दे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। जनरली क्रॉस प्रोडक्ट ही बोलते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। ये इसमें डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ये यूनिट वेक्टर है, ये इसका मॉड है। तो अब आप देखें, इसका फिगर ये है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ये चूँकि अब ये फिगर तो 3 डायमेंशन है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? आपने फिजिक्स में एक पढ़ा होगा थंब रूल। तो थंब रूल में आप देखेंगे, अगर हम इस पे ये पॉइंट अपना इस पर रखते हैं और इसको ए से बी की तरफ मूव करें तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये ध्यान रखिए कि कभी भी आपको दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा, एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो आप उसका ए क्रॉस बी निकाल दिए तो वो दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है, स्ट्रेट लाइन में आती है, प्लेन में आती है। क्योंकि प्लेन अब चैप्टर सिलेबस से हट चुका है, तो स्ट्रेट लाइन में इसकी ज़रूरत आएगी आपको। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि कभी भी दो लाइंस के को परपेंडिकुलर लाइन निकालनी तो आपको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो ये आप फिगर दोबारा देखें इसको, आप अपने आप राइट हैंड को इस तरीके से, राइट हैंड थंब रूल बोला जाता है ये फिजिक्स में। आप ये पॉइंट इस पे रख दें और ए से बी की तरफ उंगली को कर्ल करें, तो ये आपका ए क्रॉस बी इंडिकेट हो गया। तो अंगूठे की डायरेक्शन क्या हो गई आपकी? ये इस तरीके से हो गई। यानी अगर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को अपने पेपर में लेते हैं तो ए क्रॉस बी उसके परपेंडिकुलर आएगा इस तरीके से। आप देखिएगा, मान ली ये दिखा है तो ये ए क्रॉस बी आएगा। यही समझना होता है। इसमें ये प्रॉब्लम आती है, बच्चे फंस जाते हैं। तो ए क्रॉस बी याद रखिए, कभी भी दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर लेना है तो आप उसका ए क्रॉस बी निकाल दी, वो परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया। अगर उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो आप क्या करेंगे? ए क्रॉस बी निकालिए। फार्मूला ये बनेगा, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी, क्योंकि यूनिट वेक्टर का यही तो फार्मूला था, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। तो ये आपका हो जाएगा। मान लीजिए आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है। कंपोनेंट फॉर्म मतलब आई जे के में दिया हुआ है। मान लीजिए ए वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3 के दिया है, बी वेक्टर b1i प्लस b2j प्लस b3 के दिया हुआ है। आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो सबसे सिंपल है ए क्रॉस बी का, आपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया ही हुआ है। तो फर्स्ट रो में आप आई जे के लेंगे, सेकेंड रो में ए वेक्टर के कोफिशिएंट ले लेने हैं, और थर्ड रो में बी वेक्टर के। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए कि आप इसको ऊपर कर लें या इसको नीचे कर लें, तो तुरंत एक माइनस आ जाएगा और आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो ए वेक्टर है तो वो सेकंड रो में आएंगे कोफिशिएंट्स, और बी वेक्टर के कोफिशिएंट थर्ड रो में आएंगे। तो ये 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद हम इसके ऑब्जर्वेशंस को समझते हैं कि एन वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये आपने यहाँ से समझ लिया।
इफ़ ए वेक्टर इक्वल टू 0 एंड बी वेक्टर इक्वल टू 0, सॉरी ए नहीं, एंड नहीं है और है ये, और थीटा आपको नहीं मालूम है, तो इन दिस केस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऑब्जर्वेशंस इनको समझना है क्योंकि इन पे बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे आपको। ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर, आपने यहाँ जब सॉल्व किया इसको ए क्रॉस बी निकाला तो ये आंसर आपका आई जे के की फॉर्म में ही आएगा, तो ये एक वेक्टर फॉर्म में आएगी। इफ़ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, तो पैरेलल जब होगा तो थीटा की वैल्यू 0 या 180 होगी। जब 0 या 180 यहाँ पे लेंगे तो साइन 0 0 होता है, तो ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा। तो इसका एक पर्टिकुलर केस क्या बनता है कि ए क्रॉस ए इक्वल टू 0, यानी सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपका कहीं पर भी आ रहा है तो आंसर 0 हो जाएगा। थोड़ा सा हम प्रॉपर्टी से यहाँ से समझें। मान लीजिए आप ए क्रॉस ए यहाँ से देखें, आपने नहीं ध्यान दिया और आपने डायरेक्ट इसका यूज़ किया, तो A1 A2 A3 यहाँ पे भी आएंगे और A1 A2 A3 यहाँ पर भी आएंगे। आपने पीछे पढ़ा था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम के सारे एलिमेंट सेम होते हैं तो उसका आंसर 0 हो जाता है। तो यहाँ से भी हम उसको क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद में आता है आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू 0 वेक्टर। क्यों हो गया? क्योंकि आई और आई सेम वेक्टर है, पैरेलल हो गए, एंगल 0 होगा, साइन 0 0 हो गया, तो आंसर 0 हो जाएगा। तो जहाँ कहीं पर भी सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो वो 0 हो जाएगा। इस सर्किल को समझिएगा। इस सर्किल में एंटी क्लॉकवाइज आप आई जे के लिख लीजिए। तो कहीं पर अगर आई क्रॉस जे आ जाता है तो उसकी वैल्यू के हो जाएगी, जे क्रॉस के आता है तो आई हो जाएगी, के क्रॉस आई आएगा तो जे हो जाएगा। यानी तीसरा एंटी क्लॉकवाइज में ही। और अगर आपने उसको क्लॉकवाइज कर दिया तो माइनस आ जाएगा। किस तरीके से? जे क्रॉस आई लेंगे तो माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस जे लेंगे तो माइनस आई हो जाएगा, आई क्रॉस के लेंगे तो माइनस जे हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि ए क्रॉस बी इक्वल माइनस बी क्रॉस ए। कैसे हो जाता है? अब ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो इस तरीके से आएगी, ये डायरेक्शन आ रही है, और जब बी क्रॉस ए लेंगे तो ये डायरेक्शन यानी इनवर्ड हो जाएगी। तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो माइनस लग जाएगा उस पर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ये। इसके बाद आता है कि इफ़ टू एडजेसेंट साइड ऑफ ट्राइंगल आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर किसी ट्राइंगल की 2 एडजेसेंट साइड्स वेक्टर फॉर्म में ए वेक्टर और बी वेक्टर दी हुई हैं तो उसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ मॉड ए क्रॉस बी। यानी ए क्रॉस बी निकाले, उसका मॉड निकालिए, बाई 2 कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर केस आपके सामने ऐसा भी आ सकता है कि मान लीजिए आपको वर्टिसेस दे दिए उन्होंने, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर ए बी सी, तो आपको 2 वेक्टर निकालने होंगे को इनिशियल। हमने ए बी वेक्टर निकाल लिया और ए सी वेक्टर निकाल लिया, तो ए बी वेक्टर बी माइनस से होगा, ए सी वेक्टर सी माइनस से होगा। तो यहाँ देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला हाफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, जस्ट लाइक दिस। अब ए बी वेक्टर की वैल्यू रख दी हमने बी माइनस ए और ए सी वेक्टर रख दिया सी माइनस ए। सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। ये टर्म्स आपको ध्यान देने हैं। इसके बाद में आता है कि इफ़ एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर कोई आपको पैरेललोग्राम दिया, मान लीजिए इस तरीके से दे दिया, और ये आपको ए वेक्टर दे दिया और ये बी वेक्टर दे दिया, तो इसका एरिया सिंपल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल मॉडुलस ए क्रॉस बी। यानी ए क्रॉस बी निकाले, उसका मॉड निकाल दीजिए, आपका एरिया आ जाएगा। इसके बाद में आता है इफ़ टू डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये फॉर्मूला बुक में नहीं दिया हुआ है। अगर आपको डायगनल्स दिए हुए हैं, जैसे आपको ए वेक्टर बी वेक्टर आपको साइड्स दी हैं, एडजेसेंट साइड्स दी हैं, और डायगनल्स दिए हैं, तो ट्रायंगल के तरीके से हाफ मॉडुलस D1 क्रॉस D2। तो इस तरीके से ये आप एरिया निकाल सकते हैं। ये कभी आगे ज़रूरत पड़ जाती है इसकी। एंड एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू 2 गिवन वेक्टर्स, ए क्रॉस बी निकालिए, वो परपेंडिकुलर हो गया। यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी कर दीजिए। कंपोनेंट फॉर्म में दिया है तो आप इसको डिटरमिनेंट में बना लीजिए। तो आप बेसिकली देखें, ये आपको टर्म्स मालूम हो एंड
ये सारी कंडीशंस मालूम हो तो एक्सरसाइज में फिर कुछ नहीं रह जाता है। बार बार सवाल को रटने से बेटर होता है कि हम थियोरेटिकली उस चीज़ को काम कर लें। तो आप इसको नोट कर लें। एक्सरसाइज पे आते हैं इसकी। कुछ इसके मेन क्वेश्चंस हैं वो हम आपको हिंट दे रहे हैं इसमें। सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लीजिए तो आपको ओपनिंग समझ में आ जाएगी। फाइंड मॉड ए क्रॉस बी। ए वेक्टर आपको दिया हुआ है i - 7j + 7k। i - 7j + 7k एंड बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i - 2j + 2k। तो सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकालेंगे इसका। फर्स्ट रो में i j k 1 - 7 7 3 - 2 1। अब ओपन करेंगे इसको तो i × -7 + 14 -j × 1 -3 7 = 21 प्लस k × -2 एंड प्लस 3 7 = 21 -21 यानी प्लस हो जाएगा। तो 14 - 7 ये 7i एंड प्लस 20j और प्लस 19k। ये आपका ए क्रॉस बी आ गया। देयरफॉर मॉड ए क्रॉस बी 7 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर। 7 के स्क्वायर आपका आ गया 49, ये आ गया 400 प्लस 19 का स्क्वायर 19 9 जा 171 19 एंड 17 36। ऐड कर लीजिए इसको तो देखिए 361 9 374 ऐड कीजिए इसको तो कितना हो गया 190 6 4 10 111 314 प्लस 400 ये आपके आ गया 810। तो इसको आप लिख सकते हैं। अब आप इसका अंडर रूट निकाल लें 9 × 9 × 10 तो 9√10। इस तरीके से आपका मॉड आ जाएगा इसका निकल करके। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। केवल समझना है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारी। हम रट नहीं सकते सारे सवालों को। इन्होंने क्या दिया, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है। पहले आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 में ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i + 2j + 2k। 3i + 2j + 2k एंड बी वेक्टर आपको दिया हुआ है i + 2j - 2k। i + 2j - 2k। आपको a प्लस भी लेना है और a माइनस भी लेना है। लेट सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दोनों को ऐड कीजिए 3i + i 4i प्लस 2j + 2j 4j + 2k - 2k ये 0 हो गया। एंड डी वेक्टर आपका a माइनस बी दिया हुआ है तो 3i - i 2i 2j - 2j 0 हो जाएगा
और 2k प्लस 2k ये आपका 4k आ जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। नाउ ए क्रॉस बी निकालिए। आई जे के, सॉरी ए क्रॉस बी नहीं, सी क्रॉस डी। अब ये आ जाएगा 4 4 0 और ये आ जाएगा 2 0 4। तो आई इंटू 4 4 जा 16 माइनस 0 माइनस जे इंटू 4 4 जा 16 माइनस 0 प्लस के इंटू 0 माइनस 8। तो आपके अगर 16 आई माइनस 16 जे माइनस 8k। ठीक है, इसका मॉड निकालिए, पहले इसमें कॉमन कर लीजिए 8। तो आपका आ गया 2i माइनस 2j माइनस k। देयरफॉर मॉड सी क्रॉस डी, तो 8 अंडर रूट ये आ गया 4 प्लस 1 इक्वल टू 8 अंडर रूट 9 इक्वल टू 8 इंटू 3 इक्वल टू 24। तो अभी आपने पीछे आप नोट में देखेंगे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर अपॉन मॉड सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। दोनों की वैल्यू रखिए 8 इंटू 2i माइनस 2j माइनस के अपॉन 24। 8 3 या 24 कर दीजिए तो 1/3 2i माइनस 2j माइनस के। इस तरीके से आपका, अब आप यहाँ पे कई चीज़ समझ सकते हैं। आपने देख लिया कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, उसके परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालना है, तो वो ए क्रॉस बी हो जाता है। यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालना है, सारी चीज़ें यहाँ पे खुल जाती हैं। तो आप इसको नोट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इसको मैंने 2 मेथड से बताया है। इसमें इफ़ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 विद आई, π/4 विद जे एंड एक्यूट एंगल थीटा विद के, देन फाइंड थीटा एंड कंपोनेंट ऑफ ए। तो देखिए इसको, तो हमने इसके कंपोनेंट a1 a2 a3 मान लिए ए वेक्टर के। तो ए वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3 के हो जाएगा। एंड मॉड ए इक्वल टू 1, चूँकि ये यूनिट वेक्टर आपको दिया हुआ है। आपको ये दिया है कि ए वेक्टर π/3 विद आई, π/4 विद जे, थीटा विद के, तो cos π/3 की वैल्यू a1 अपॉन मॉड ए हो जाती है। और अगर हम इसको फिगर से समझने की कोशिश करेंगे तो ये इस तरीके से केस बन जाता है कि ये वैल्यू आपके पास में 1 है और ये आपके पास में a1 है, या यूँ कहें कि ये मॉड ए है और ये एंगल आपके पास में π/3 है। तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, तो a1 अपॉन मॉड ए हो जाएगा। इससे आप a1 निकाल लें। cos π/4 a2 अपॉन मॉड ए, तो ये आपका a2 निकल आएगा। cos थीटा इक्वल टू a3 अपॉन मॉड ए, से a3 आपको थीटा के टर्म्स में मिल जाएगा। आपको मालूम है मॉड ए इक्वल टू 1, ये आपको दिया हुआ है। तो हम इसमें अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इक्वल टू 1 वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर लें, थीटा आपको π/3 मिल जाएगा। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आपके क्या हो गए, 1/2 1/√2 1 cos π/3। जो आई जे के कोफिशिएंट बनते हैं cos थीटा, cos अल्फ़ा, cos बीटा, cos गामा, वो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक दूसरा मेथड भी है, मैंने बहुत शॉर्ट में है वो मेथड। ये अभी आप आगे जब नेक्स्ट चैप्टर में पहुँचेंगे स्ट्रेट लाइन में, तब वहाँ आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। ये हमने वहाँ से भी इसको लेकर के बताया है। ये फार्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। आपके पास में अल्फ़ा π/3 दिया है, बीटा π/4 दिया है, गामा थीटा दिया है।
आप इसमें पुट कर दें तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको थीटा पाई बाई 3 मिल जाएगा। फिर आंसर आप इसी तरीके से आप इसका लिख देंगे। ये आप नोट कर लें क्वेश्चन। ये एक अलग मेथड है जो नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। ये आपको शो करना है 2a क्रॉस b। अब देखिए इसको सिंपली एक्सपेंड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b। तो a क्रॉस a आपका 0 हो गया, a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a को हम प्लस a क्रॉस b लिख देंगे और ये फिर 0 हो गया तो इक्वल टू 2a क्रॉस b हो जाएगा। इस तरीके से शो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ़ दिस क्रॉस दिस इक्वल टू 0 वेक्टर। तो ये आप समझिएगा 2i प्लस 6j प्लस 27k 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट बना दीजिए i j के 2 6 27 1 लैम्डा म्यू इक्वल टू 0 वेक्टर। ओपन कीजिए तो i इंटू 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस j इंटू 2 म्यू माइनस 27 2 म्यू माइनस 27 प्लस k इंटू 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0 वेक्टर। कंपेयर, यहाँ पे समझ लीजिए कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ i j एंड k। तो आपका 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू 0 क्योंकि इधर i है नहीं एंड 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो म्यू इक्वल टू 27 अपॉन 2 एंड 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0 तो लैम्डा इक्वल टू 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे रख के देख लीजिए पुट म्यू इक्वल टू 27 अपॉन 2 एंड लैम्डा इक्वल टू 3। तो देयरफॉर 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू 6 इंटू 27 अपॉन 2 माइनस 27 इंटू 3। तो ये 2 3 जा हो जाएगा तो 81 माइनस 81 इक्वल टू 0। देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू इक्वल टू 27 अपॉन 2। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। आप ये नोट करें। क्वेश्चन नंबर इसमें 6 में देखते हैं ए डॉट बी 0 एंड ए क्रॉस बी 0। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते कि अगर ए डॉट बी 0 है तो ए परपेंडिकुलर भी होगा, ए क्रॉस बी 0 है तो ए पैरेलल भी होगा। तो दोनों वेक्टर एक साथ परपेंडिकुलर और पैरेलल हो नहीं सकते। तो इन्होंने पूछा व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर ए एंड बी। तो वेक्टर ए इज वेक्टर बी इज एनी वेक्टर इसमें आ जाएगा। कोई भी वेक्टर हो सकता है वो, तभी वो 0 हो सकता है। ए वेक्टर 0 हो तो 0 डॉट बी 0 जी क्रॉस बी 0 हो जाएगा। बी वेक्टर 0 हो तो ए डॉट जी 0 0 हो जाएगा और ए क्रॉस 0 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर और 0 वेक्टर। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 कुछ खास नहीं है, 8 भी कोई खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 को समझिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट भी है। 9th क्वेश्चन थोड़ा सा आप समझ लेंगे, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी इसकी। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी सी। ये आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, ए दिया है 1 1 2, बी पॉइंट है 2 3 5 और सी पॉइंट आपको दिया हुआ है 1 5 5। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए सबसे पहले पहले आप पॉइंट्स लिख लीजिएगा। ए बी वेक्टर सबसे पहले कोइनिशियल वेक्टर निकालेंगे, तो आपका ये आएगा 2 - 1 i प्लस 3 - 1 j प्लस 5 - 2 k इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k। एंड ए सी वेक्टर निकालिए, तो 1 - 1 i प्लस 5 - 1 j प्लस 5 - 2 k। तो आपका ये तो 0 हो गया, प्लस 4j प्लस 0 प्लस ये प्लस 3k। देयरफॉर अब आपको एरिया निकालना, सबसे पहले आप ए बी क्रॉस ए सी निकालिए, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, तो i j k। ए बी के कोफिशिएंट आप लेंगे तो 1 2 3 1 2 3, ए सी के लेंगे 0 4 3 इक्वल टू i इंटू 3 2 जा 6 माइनस 4 3 जा 12 माइनस j इंटू 3 माइनस 3 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, प्लस k इंटू 4 1 जा 4 माइनस 2 इंटू 0 0। तो आपका आ गया -6i माइनस 3j प्लस 4k। इसका मॉड निकालिए, मॉड ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर अंडर रूट, ये आपका आ जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 4 स्क्वायर 16। ऐड कर लीजिए 36 प्लस 25, ये आपका आ जाएगा 61। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ मॉड ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर 1/2 इंटू 61, यानी 61/2 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप देख सकते हैं उसमें। मेथड को कैच कीजिएगा। तो आपको कोइनिशियल वेक्टर ए बी और ए सी निकालना है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, फार्मूले में लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 10 इसी टाइप से है, पैरेललोग्राम का है। अगर मान लीजिए कि आपको ये ए बी और ए सी पैरेललोग्राम के होते तो यही इसका आंसर हो जाता √61। आप इसको नोट करें। लास्ट ईयर और समझ लें, बस आपका एक्सरसाइज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट द वेक्टर्स ए एंड बी बी सच दैट मॉड ए इक्वल टू 3, मॉड बी √2/3 एंड ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर। देयरफॉर मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर तो वैल्यू 1 होगी, तो यह आ जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें एन कैप नहीं लिखेंगे क्योंकि मॉड लग रहा है इस पर, तो वैल्यू रखिए 3 इंटू √2/3 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल आउट होंगे,
साइन थीटा आपका 1/√2 आ जाएगा, थीटा आपका 45 डिग्री या π/4 आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 भी आप कर सकते हैं। ABCD वर्टिसेस दिए हैं तो इससे आप AB और AC वेक्टर निकाल लीजिए और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा निकल करके। तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, आप इसके सवालों को सॉल्व करें। तो ये आपका टॉपिक तो कंप्लीट होता है। मिसलेनियस एक्सरसाइज भी है इसमें, कुछ क्वेश्चन हैं अच्छे इसके, वो भी हम ले लेंगे इसमें नेक्स्ट वीडियो में। तो ये मेन टॉपिक्स आपके सारे कंप्लीट हो गए वेक्टर अलजेब्रा के। जनरल वेक्टर्स की कंडीशंस क्या हैं, यूनिट वेक्टर वगैरह है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपने पूरा देख लिया टॉपिक। अब आप इसको लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक को अंडर कंट्रोल कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में जो आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके भी क्वेश्चंस हम ले लेंगे, मेन क्वेश्चंस, जिससे आप उसको सॉल्व कर लें। और ये आपका चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये छोटी छोटी कंडीशंस हैं, आप इसकी थ्योरी को ज़रूर पढ़िएगा, कहीं दिक्कत भी हो सकती है तो उसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाए, क्योंकि आपके मेन टॉपिक्स मैंने सारे सेलेक्ट कर दिए हैं। तो ये आप रेडी कीजिए, रेडी होइए एग्ज़ाम्स के लिए, तैयार कीजिए। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हों, पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।